तो इसीलिए हमने ऐसे कहा था ये रेप्लिकेटिंग फॉर्म में। एक दूसरा वायरस और है जिसकी शक्ल कुछ इस तरह की है। ये गोल वायरस है, जैसे वो फिलामेंट टाइप का था, ये थोड़ा सा राउंड है। इस वायरस का नाम है फाइकाई 174। तो जैसे M13 ने हमें जानकारी दी, वैसे ही हमें फाइकाई 174 ने भी कुछ बढ़िया जानकारी दी। फाइकाई 174 और M13 में दोनों में सिमिलरिटीज़ हैं। इसका जीनोम भी सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल है और जीनोम इसका भी काफ़ी छोटा है। मतलब इसका जीनोम तो M13 से भी छोटा है, 5386। अब इस वायरस के रेप्लिकेशन को देख करके हमें मालूम पड़ा कि ये M13 जितना सिंपल नहीं है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जब हमने सेल के अंदर फाइकाई 174 वायरल डीएनए को रेप्लिकेट करते हुए देखा, तो हमने पाया कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू M13 डीएनए की। और यहाँ पर मुझे एक अलग से लगभग 600 किलो डाल्टन मोटा भारी भरकम एक कॉम्प्लेक्स चाहिए होता है जिसका नाम है प्राइमोसोम। इस प्राइमोसोम में जो कंपोनेंट है उनमें से एक का नाम है प्राई ए जो कि मोनोमर होता है, दूसरे का नाम है प्राई बी जो कि डाइमर होता है, तीसरे का नाम है प्राई सी जो मोनोमर है। ये जो प्राई प्राई वाले प्रोटीन है ये इस वायरस के द्वारा कोड होते हैं और ये वायरस के लिए स्पेसिफिक है। फिर एक डना टी होता है, डना बी हेक्सामर है, डना सी मोनोमर है और फिर डना जी भी होता है। इनमें से कौन से प्रोटीन ऐसे हैं जो बैक्टीरियल रेप्लिकेशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं? डना बी, डना सी और डना जी। डना बी का काम क्या है? डना बी, हाँ लेकिन डना बी, डना जी। जी लोड करना, सर लोडिंग करना, हेलिकेज। लोडिंग करना डीएनए के ऊपर। और डना जी का काम क्या है? सर डना बी को ऐड कर ये वो प्राइमेज है, ऐड प्राइमर करने में होगा। हेल्प करता है। नोटिस कीजिए M13 वाली कहानी में प्राइमेज नहीं आया था, वहां आरएनए पॉलीमरेज आया था और प्राइमर एक ही बार बना था। सर ये प्राइमेज तो जब हम लोग फाइकाई 174 के रेप्लिकेशन को देखते हैं तो इट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस डायग्राम को हम लोग बारीकी से देखने के लिए। तो सबसे पहला जो इसका स्ट्रक्चर है M13 की तरह यहाँ भी एक हेयर पिन टाइप का स्ट्रक्चर है, लेकिन इसे हम बोलते हैं पास सीक्वेंस। बाकी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जितना भी है ये भी प्लस ही कहलाएगा डीएनए। ये सब के सब आपके SSB से चिपके हुए हैं ताकि सिंगल स्टैंड डीएनए आपस में ना चिपक जाए। बस एक पास वाली जगह जो है वो बची हुई है। तो फाइकाई 174 का जो नेगेटिव स्टैंड बनाना है हमें, इसके सिंथेसिस 6 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में क्या है? द रिएक्शन सीक्वेंस बिगन इन द सेम वे एज द M13। जैसे कि M13 में था वैसे भी यहाँ भी है। वहाँ पे कुछ न्यूक्लियोटाइड की थी 54 के आसपास, यहाँ 44 न्यूक्लियोटाइड का हेयर पिन है। और 70 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कंटेनिंग दिस हेयर पिन नोन एज पास। पास का मतलब है प्राइमोसोम असेंबली की साइट, PAS। तो यानी कि इस साइट के आसपास प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स इकट्ठा हो जाएगा। इसमें पहले आए प्राई ए, प्राई बी, प्राई सी और आके बाइंड कर गए। इनके बाइंड करने के बाद में इनकी वजह से रिकॉग्नाइज करके डना बी और डना सी ये आए और साथ में डना टी। इन्होंने आकर के प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स तैयार कर दिया प्राइमेज और ऐड करके। इस सारी कहानी में डना सी निकल गया काम करके अपना। डना बी, डना टी वहाँ मौजूद है। तो डना बी और डना सी प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ डना B6 एंड डना C6 कॉम्प्लेक्स ऐड टू द डीएनए विद द हेल्प ऑफ डना टी प्रोटीन। और ये एक ATP रिक्वायरिंग प्रोसेस है। डना सी प्रोटीन बाद में हट जाएगा और इससे प्री प्राइमोसोम बन जाएगा। अब प्री प्राइमोसोम के अंदर अल्टीमेटली मेरा प्राइमेज एंजाइम और जुड़ेगा और प्राइमेज एंजाइम जुड़ते ही ये बन गया मेरा प्राइमोसोम। यहां तक क्लियर है बात? कुछ कुछ ऐसा ही है जैसे कि हमने देखा था, अगर आप ई कोलाई वाली कहानी को याद करो कि 9 सीक्वेंस पे डना ए आके बाइंड किया। यस सर। तो यहाँ डना ए तो नहीं है, बट यहाँ पे प्राई ए, प्राई बी, प्राई सी है। और यहाँ मेल्टिंग भी नहीं करना क्योंकि तो ऑलरेडी सिंगल स्टैंड है। फिर इनको पहचान करके, जैसे वहाँ भी डना सी आया था, यहाँ भी डना सी आया, लेकिन साथ में डना टी और आया इसको लोड कराने के लिए। ATP चाहिए था इस कहानी के अंदर। फिर प्राइमेज आया, वहाँ भी प्राइमेज आया था हेलिकेज के बाद। और अब रेप्लिकेशन को शुरू करने के लिए प्राइमर बनाने की पोजीशन हो सकती है।
लेकिन इससे पहले प्राइमाजोम इस डीएनए में माइग्रेट करना शुरू करता है। तो वो माइग्रेट करता करता यहाँ तक पहुँच गया। इस बीच में वो डिफरेंट तरह के एसेस भी हटाएगा, बाइंड भी करेंगे, और इस प्रोसेस में एटीपी खर्च होने वाला है। मूव करने के बाद किसी पर्टिकुलर जगह से वो प्राइमर बनाने शुरू करता है, आरएनए के प्राइमर, और जगह जगह आरएनए प्राइमर बना देता है। तो जब ये आरएनए प्राइमर बन गए तो फिर मेरा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आया, होलो एंजाइम, सभी तरह के डीएनटीपीज आए, और अब प्राइमर्स को एक्सटेंड करना शुरू कर दिया गया। तो जब ये एक्सटेंड किया जा रहा है और अभी तक गैप्स और निक्स अवेलेबल हैं, तो ये मेरी रेप्लिकेटिव फॉर्म सेकंड है। जब ये कंप्लीट बन जाएगा तो उसके बाद पॉलीमरेज 1 आएंगे ताकि आरएनए के प्राइमर को उठा सकें, लाइगेज आएंगे सील करने के लिए, गैरेज आएंगे सुपर कॉइल करने के लिए, और एनएडी पॉजिटिव एटीपी चाहिए डिफरेंट काइंड के एंजाइम्स की एनर्जी के लिए, और अल्टीमेटली ये मेरा कंप्लीटली डबल स्टैंडर्ड सुपर कॉइल्ड मॉलिक्यूल बन गया RF1। अब ये रेप्लिकेशन किस तरह का था, लीडिंग या लैगिंग? तो लैगिंग स्ट्रैंड की सारी जो कहानी है कि वो कैसे होता है, ये जानकारी मिली मुझे 5Ki-174 से, और लीडिंग स्ट्रैंड की मुझे मिली लैगिंग M13 से। चीजों में बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सब जगह एक्सटेंशन। एक बार जहां प्राइमर बन गया, प्राइमर बनने के बाद में सब वही कहानी है जो हम पीछे देखते हुए आ रहे हैं। बस आपको याद रखना है कि शुरुआत कैसे होती है। M13 में एक ही प्राइमर बनता है हेयर पिन पर, आरएनए पॉलीमरेज बनाता है, और फिर नॉर्मल रेप्लिकेशन हो गया। जबकि आपके 5Ki-174 के अंदर पहले एक प्राइमर बनाने वाला कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ, प्राइमाजोम, जिसके अंदर डिफरेंट काइंड के प्रोटीन्स हैं। फिर उन कॉम्प्लेक्स ने अलग अलग जगह पर प्राइमर बनाने शुरू कर दिए, और जब वो प्राइमर बन गए तो फिर कहानी में की वही थी वापस जैसी थी। जैसे वहाँ हेयर पिन था 54 न्यूक्लियोटाइड का, ऐसे यहाँ पे 44 न्यूक्लियोटाइड का पास सीक्वेंस है, जिस जगह पर प्राइमाजोम आकर शुरू करता है कहानी को। तो एक तरीके से वो रिकॉग्निशन में हेल्प कर रहा है। RF1 फॉर्म के अंदर कहीं पर कोई निक अवेलेबल नहीं होता, कंप्लीटली डबल स्टैंडर्ड सुपर कॉइल्ड डीएनए का मॉलिक्यूल है। और RF सेकंड जो होता है, इसमें निक्स अवेलेबल होते हैं और सुपर कॉइलिंग नहीं होती। रेप्लिकेशन इन दोनों फॉर्म से हो सकता है। अभी तक हमने जीनोम नहीं बनाया, अभी तक हमने सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए देखा है, क्योंकि अगेन अगर आपको प्लस स्टैंड की खूब सारी कॉपी बनानी है तो आपको टेम्पलेट के रूप में नेगेटिव स्टैंड चाहिए। एग्रीड और नॉट? आप डायरेक्ट प्लस से प्लस नहीं बना सकते। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपके पास एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का मॉलिक्यूल है जहां ATCG लिखा हुआ है, तो आप इस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल से मल्टीपल यही सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के मॉलिक्यूल नहीं बना सकते। एग्रीड और नॉट? या तुम्हें लगता है कि ऐसा हो सकता है? जल्दी जल्दी बोलो यार, ऐसा मत करो प्लीज। तो फिर अगर मुझे काम करना है तो क्या करना पड़ेगा? नहीं सर। नहीं सर। पहले मुझे इसको डबल स्टैंड बनाना पड़ेगा। सर पहले डबल स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, फिर उसको बॉन्ड ब्रेक करके उसको सिंगल स्टैंड बनाना पड़ेगा मुझे, जो अभी नया स्टैंड बनाया। तो मुझे अगर प्लस स्टैंड को बनाना है तो मुझे प्लस का कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव बनाना पड़ेगा, और फिर नेगेटिव से कॉपी करके मुझे प्लस प्लस की मल्टीपल कॉपी मिल जाएंगी। अब जो मल्टीपल कॉपी कैसे बनाई जाती है, अब इसकी कहानी और अलग है। वन स्ट्रैंड ऑफ सर्कुलर डुप्लेक्स डीएनए may be synthesized via the rolling सर्किल और थीटा रेप्लिकेशन मोड। एक मॉडल तो है रोलिंग सर्किल मॉडल, जिसे आप थीटा रेप्लिकेशन मोड भी कहते हो, so called because of the resemblance of the replicating structure to the Greek letter sigma। और 5Ki-174 का पॉजिटिव स्ट्रैंड is synthesized on the RF1 template by the variation on this process, the looped rolling circle model। जब हम 5Ki-174 की बात करते हैं तो वो ऐसे ही डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पर
लूप्ड रोलिंग सर्किल मॉडल के द्वारा ये काम करता है। अब जैसे एक तो है ये डायग्राम, इस डायग्राम में क्या हुआ कि आपके पास ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म है, रेप्लिकेटिव फॉर्म। कौन सी है, फर्स्ट या सेकेंड? ये है रेप्लिकेटिव फॉर्म फर्स्ट, क्योंकि ये कंप्लीटली डबल स्ट्रैंडेड है और